important because web mining, discovering knowledge from the www, means World Wide Web, is one of the basic ability of the intelligent agent. Intelligent agent may be who can extract information. जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें कि मैंने पिछले क्लास में ये कहा था कि एक वेबसाइट है हमारा एसएस जैन सुबोध पीजी कॉलेज, और एसएस जैन सुबोध पीजी कॉलेज के वेबसाइट से हमें ये इंफॉर्मेशन निकालनी है कि जो उसमें कंटेंट है, जो कंटेंट उसमें अवेलेबल है वेबसाइट पे, जो हाइपरलिंक्स हैं वो अवेलेबल है वेबसाइट, जो कंटेंट है उसका यूजेज क्या है, इस कॉन्टेक्स्ट को निकालने के लिए हमें माइनिंग करने पड़ेंगे सुबोध एसएस जैन सुबोध कॉलेज की वेबसाइट पे। ओके, सो इस माइनिंग करने के लिए बेसिक मोटो जो है, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स जो है कि हम चाहते हैं कुछ न्यू नॉलेज डेवलप हो, कुछ न्यू नॉलेज इन्वेंट हो और कुछ न्यू नॉलेज इम्पार्ट हो सोसाइटी में. So web mining is discovering knowledge from the web. Discovering knowledge from the web. So how we can discover the knowledge from the web? These things is elaborately mentioned in data web mining. So in this context you are able to see, मैंने बात किया था कल कि हमारे पास जो वेब माइनिंग के कंटेंट हैं वो 3 बेसिक टर्मिनोलॉजी में चलते हैं. पहला वेब कंटेंट माइनिंग. वेब कंटेंट माइनिंग मींस जो वेब पे अवेलेबल कंटेंट है उससे हम कैसे नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करें, इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करें हम अपने अकॉर्डिंगली. दूसरा जो है वेब स्ट्रक्चर माइनिंग. कभी कभी आपने देखा होगा कि वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस क्रिएट हो जाते हैं लेकिन उसके नेविगेशन पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है. अगर हम नेविगेशन को सही ढंग से नहीं ऑर्गेनाइज करें, हाइपरलिंक को सही ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं करें, उसके एल्गोरिथम को सही ढंग से नहीं ऑर्गेनाइज करें तो समस्या बनी रहती है. एंड थर्ड इज द यूजेस ऑफ द वेब माइनिंग. इस कॉन्टेक्स्ट में कल हम लोगों ने जो बात किया था वो बात किया था कि डेटा माइनिंग और वेब माइनिंग जो रिलेशंस हैं वो इस कॉन्टेक्स्ट में है. डेटा माइनिंग टर्न्स डेटा इनटू नॉलेज. डेटा इनटू नॉलेज. डेटा इनटू नॉलेज. डेटा मींस मे बी इंफॉर्मेशन लाइक द रोल नंबर, मे बी डेटा, name may be data, but what the use of this roll number, what the use of your name, what the use of your class when it's convert into knowledge. So data mining turn data into knowledge, while jabki web mining is to apply data mining techniques, to extract and uncover knowledge from the web document and service. Means web mining is the apply to data mining technique to extract and uncover knowledge from the web document and service. web document मैंने पहले भी कहा कि हमारे पास जो वेबसाइट्स हैं, अगर हम सुबोध कॉलेज की वेबसाइट भी देखें तो सुबोध कॉलेज की वेबसाइट के बेस पे हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि सुबोध कॉलेज की वेबसाइट और अच्छी कैसे बन सकती है. सुबोध कॉलेज की वेबसाइट और अच्छी कैसे बन सकती है, इस कॉन्टेक्स्ट के लिए हमें एसएस जैन सुबोध पीजी कॉलेज की वेबसाइट को माइन करने पड़ेंगे. हमें पता करने पड़ेंगे कि जो वेबसाइट्स अवेलेबल है उसके कंटेंट सही हैं, रिलेवेंट हैं और एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट कंप्लीट है. दूसरी बात यह है कि जो वेबसाइट्स हैं उस वेबसाइट्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो हाइपरलिंक हैं, सारे हाइपरलिंक प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं या नहीं. अगर प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं तो क्या उसकी जो टाइम ड्यूरेशन है जो हम डाउनलोड करते हैं वेबसाइट्स को और पेज
पेज रिस्पॉन्स टाइम है वो उसको कैसे रिड्यूस किया जाए कि हम इजिली उसको एक्सेस कर सके। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि जो पेज बने हैं उस पेज के यूजेज क्या हैं और उस यूजेज को कैसे इंक्रीज की जाए। इस कॉन्टेक्स्ट के लिए मैंने बात किया था आपसे डेटा माइनिंग और वेब माइनिंग, जबकि अपन बात कर रहे हैं डेटा माइनिंग टर्न डेटा इनटू नॉलेज, while as web mining is to apply data mining technique to extract and uncover knowledge from the web document and services. Clear? Student, clear in the cases of web document and service? What do you mean of the web document and services? Student? Yes, sir. Okay, no. We proceed further. अगर हम बात करें केसेस में, अगर हम वर्ल्ड वाइड वेब की सर्फेस की बात करें, वेब इज द ह्यूज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हाईली हेटेरोजेनियस सेमी स्ट्रक्चर हाइपरटेक्स्ट हाइपरमीडिया इंटरकनेक्टेड इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी। मींस कहने का मतलब ये है कि अवेलेबल जो इंफॉर्मेशन है वो एक डेटाबेस में ऑलरेडी स्टोर्ड है और हम उसी डेटाबेस से डेटा को एक्सेस करेंगे। वेब इज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट प्लस हाइपरलिंक इंफॉर्मेशन एक्सेस एंड यूजेज इंफॉर्मेशन in link with the few theme in the web mining. Sometime interesting problem on the web mining is that mining what's web search engine finds. जो सर्च इंजन पे डाटा इंफॉर्मेशन है हम सर्च इंजन को कैसे मॉनिटर करेंगे। जैसे आपने सुना होगा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम लोग करते हैं, एसईओ करते हैं, कीबोर्ड के केसेस में कीवर्ड को जो है हम और मेटा डेटा को कंट्रोल करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑथोरिटी वेब पेज, identification of web community, web document classification, warehouse, a meta web, yellow page services, weblog mining, usage, access and evaluations, intelligent query answering in the web search. So in this context अगर हम बात करें web mining taxonomy की, means web mining taxonomy और types की, तो 3 types of web mining technique are there. 3 types of web mining technique is there. पहला जो है सबसे बड़ी बात है वेब कंटेंट माइनिंग। मींस जो वेब पे पेजेज बनते हैं, जो पेजेज हम लोग बनाते हैं, चाहे वो वर्डप्रेस के थ्रू बनाए, चाहे आप जो है पीएचपी के थ्रू बनाए, चाहे ASP.NET के थ्रू बनाए, या आप जो है ओपन सोर्स टूल्स यूज करें, चाहे वो ड्रूपल हो, ये सारे जो टूल्स अपन यूज करते हैं उस पेज को हम उस पेज के जो कंटेंट है उसको माइनिंग करना चाहते हैं कि वो उसमें जो कंटेंट है वो ऑथेंटिक और रिलायबल है कि नहीं, और जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है या नहीं है। वेब स्ट्रक्चर माइनिंग इज द सेकंड टर्मली जब हम बात करते हैं कि वेब एक दूसरे से कैसे वेब पेज एक दूसरे से लिंक्ड है। सर्च इंजन रिजल्ट माइनिंग, कैप्चरिंग वेब स्ट्रक्चर यूजिंग लिंक और इंटरकनेक्शन, और वेब माइनिंग इज द जनरल एक्सेस पैटर्न माइनिंग, कस्टमाइज्ड यूजर। ये 3 टर्मिनोलॉजी और टैक्सोनॉमी पे हम लोग बात करेंगे और आपका पूरा सिलेबस ये 3 टैक्सोनॉमी पे भी बेस्ड है। यही टैक्सोनॉमी के बेस पे हम जो है वेब माइनिंग की पूरी क्लास को कंट्रोल करेंगे, पूरी क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें पहली कॉन्टेक्स्ट की कल हमने बात किया था। कल हमने जो बात किया था वेब कंटेंट माइनिंग, आज मैं उसको फिर से रिपोर्ट कर रहा हूं। रिपोर्ट करने का मतलब ये है, रिपीट करने का केसेस कॉन्टेक्स्ट ये है कि आप वेब कंटेंट माइनिंग को समझें। सो वेब कंटेंट माइनिंग इज अ टर्मिनोलॉजी basically linked with the text mining. Text बोले तो the contents what we are going to write. मैंने एग्जाम्पल के तौर पे अगर पिछले क्लास में मैंने कहा था कि हमें व्हाइट हाउस जो यूएसए में है, व्हाइट हाउस में आज क्या स्टेटमेंट दिया, इसको हम कैसे माइन करेंगे, या डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट क्या है, उस स्टेटमेंट के बेस पे हम कैसे इंटरप्रिटेशन करेंगे, उसकी जो है इंटरप्रिटेशन के बेस पे डेटा को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, उस टेक्स्ट को कैसे माइन करेंगे। या हम ये कहें कि जो सोशल मीडिया है
सोशल मीडिया में डोनाल्ड ट्रंप का क्या स्टेटमेंट है. So in the case of data mining, in context, some find something useful and surprising from the text collections. Text mining versus information retrieval, data mining मतलब database queries. In this context, अगर अपन बात करें तो इस context में आप देखोगे कि type of text mining is there, means हमें keyword based on association analysis, automatic document या topic classification, similarity detection, cluster document by the common author, cluster document containing information from the common source, sequence analysis, predicting or recurring event, discover trends, anomaly detection means duplicacy contacts, find information that violate usual patterns. So in the case of a type of data mining, in the case of text mining, discover frequency phases, text segmentation, logical counts and event detections and tracking. In this context अगर अपन बात करें थोड़ी सी, तो अब देखो कि इंफॉर्मेशन को कैसे हम वेब से रिट्राइव करें. इंफॉर्मेशन को वेब से कैसे रिट्राइव करें, तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन रिट्राइवल मैकेनिज्म है, source of textual information and document and user queries. तो जैसे ही हम गूगल पे ट्रिगर करते हैं, मैंने कम से कम कहा कि अगर हम बात करते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि भारत में कितने राज्य हैं, भारत में कितने राज्य हैं. अगर आपको याद है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो गूगल से कैसे ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे और गूगल आपको ये इंफॉर्मेशन कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, क्योंकि आप जो है भारत में कितने राज्य हैं एज ऑन डेट, आज के डेट की बात अगर करें तो भारत में कितने राज्य हैं, ये राज्य को हम आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक क्वेरीज फाइंड करेंगे गूगल पे और उस क्वेरीज के बेस पे इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम जो है डॉक्यूमेंट सोर्स को फाइंड आउट करेगा. अब ये डॉक्यूमेंट सोर्स कुछ भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट सोर्स विकिपीडिया भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट सोर्स हमारे गवर्नमेंट की वेबसाइट भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट सोर्स सेंसस भी इंफॉर्मेशन है. ये जो डॉक्यूमेंट सोर्स है वो रिलायबल होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि जो विकिपीडिया पे लिखा है वही इंफॉर्मेशन रिलायबल है. हमें कम से कम गवर्नमेंट की सोर्स को देखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट को सोर्स को देखना होगा, उस सोर्स को ऑथेंटिकेट करना होगा, तभी हम वो इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करके पब्लिक को. तो बेसिकली हम लोग वेब माइनिंग इसलिए कर रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन आपने रिट्राइव किया है वो इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन को दे पाए, पब्लिक को बता पाए कि ये इंफॉर्मेशन ऑथेंटिकेट और एक्यूरेट है, ऑथेंटिकेट एंड एक्यूरेट है. और ये ऑथेंटिकेट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन पे आप प्रोवाइड करने जा रहे हैं, क्योंकि यू आर गोइंग टू बी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट. तो पब्लिक आपसे एक्सपेक्ट करेगी कि आप उसको सही और रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें जो फॉर्म में, सर्विस फॉर्म में होगा. इसीलिए आपको इंफॉर्मेशन को एक्यूरेट और ऑथेंटिकेट करने पड़ेंगे. So in the cases of information retrieval, so आपने देखा कि दो ऐसे कॉन्टेक्स्ट हैं, सोर्स ऑफ टेक्सुअल डॉक्यूमेंट और सेकंड इज द यूजर क्वेरीज. जो क्वेरीज आपने फाइट किया, ट्रिगर किया, तो क्वेरीज जैसे ही आप ट्रिगर करते हैं या गूगल के सिस्टम में आप ब्राउजर पे लिखते हो क्वेरीज और उसके बाद इंटरप्रेस करते हो, तो इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम पे जाता है और इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सर डॉक्यूमेंट सोर्स को कनेक्ट करता है, जिसके बेस में क्वेरीज का रिस्पांस आपके मॉनिटर और स्क्रीन पे आते हैं. इन दिस केसेस में जब हम बात करते हैं कि जैसे ही हमने क्वेरीज फायर किया और इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम डॉक्यूमेंट सोर्स को आइडेंटिफाई किया, तो वो एक रैंक डॉक्यूमेंट आपके गूगल पे डाल देती है. इस कॉन्टेक्स्ट को अगर आप देखो तो आप इस इंफॉर्मेशन को गूगल में जाओ और गूगल में जाके आप लिखो इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, केवल एक छोटा सा वर्ड गूगल में लिखो इंफॉर्मेशन रिट्राइवल. जब आप गूगल में इंफॉर्मेशन रिट्राइवल टर्मिनोलॉजी लिखोगे
इंफॉर्मेशन रिट्राइवल टेक्नोलॉजी और टर्मिनोलॉजी लिखोगे तो आप देखोगे कि उसमें हजारों डॉक्यूमेंट आपको निकलते हैं। दूसरा मेथड ये है कि आप इंफॉर्मेशन रिट्राइवल को दो कोट्स के अंदर, ब्लैक कोट्स के अंदर लिखो, और जब कोट्स के अंदर देखोगे तो आप देखोगे कि उसकी जो पेज रैंकिंग है उसके नंबर में चेंजेस होंगे, उसके जो रिस्पॉन्स है वो चेंजेस होंगे। इसका मतलब ये है कि जो कॉन्टेक्स्ट आपने रिट्राइव किया वो इंफॉर्मेशन एक दूसरे से इंटरलिंक है, और वो पेज रैंक जो आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ड्यूरिंग द पेज डिजाइन के समय किया था उसके अकॉर्डिंगली पेज रैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है। तो अब देखोगे, अगर हम बात करते हैं गिवन अगर केसेस में, ए सोर्स ऑफ टेक्सुअल डॉक्यूमेंट, सेकेंड यूजर क्वेरीज, जो क्वेरीज आपने दिखा कि इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, और ये इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम में इंटर्ड हुआ, डॉक्यूमेंट सोर्स को फॉलो किया, उसके अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट का रैंक आपके सामने आया गूगल में। तो इसका मतलब ये है सेट रैंक ऑफ डॉक्यूमेंट दैट आर रिलेवेंट टू द क्वेरीज, मतलब जो इन्फो क्वेरीज आपने फायर किया उसी के रिलेवेंट आपके पास इंफॉर्मेशन आए। ओके, अब देखिए इस चीज को थोड़ा सा और अपन देखें तो इंफॉर्मेशन रिट्राइवल के केसेस में हम बात करते हैं इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन रिट्राइवल कैसे करें। जो इंफॉर्मेशन हम चाह रहे हैं वही इंफॉर्मेशन हम लें। आप एक गूगल में लिखते हो डेटा माइनिंग और आपके पास हजारों लाखों डॉक्यूमेंट आ जाते हैं डेटा माइनिंग से। आप लिखते हो वेब माइनिंग, आपके पास हजारों डॉक्यूमेंट डेटा माइनिंग और वेब माइनिंग से रिलेटेड आ जाते हैं। लेकिन आप जो चाह रहे हो क्या वही इंफॉर्मेशन आए या कुछ और आ गए? तो जो इंफॉर्मेशन आप चाह रहे हो उसी इंफॉर्मेशन को लाने के लिए हमें वर्ड्स पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सिनोनिम्स अगर बात करें बाय और परचेज, अगर हम एम्बिग्युइटी वर्ड अगर गूगल में डालेंगे तो रिस्पांस भी एम्बिग्युइटी आएगी, क्योंकि कंप्यूटर के कॉन्टेक्स्ट में गार्बेज इन गार्बेज आउट, जैसा इंफॉर्मेशन आप कंप्यूटर के अंदर फीड करोगे वो इंफॉर्मेशन उसी हिसाब से आएगा। इसीलिए हमें प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे प्रोग्रामिंग मैकेनिज्म को भी फॉलो करने होते हैं, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है, डेटा क्लीनिंग का कंसेप्ट आप लोगों ने सुना होगा कि गूगल्स में हम जब वेबसाइट बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो डेटाबेस में जो इंफॉर्मेशन फीड हो वो इंफॉर्मेशन क्लीन हो। क्लीन बोले तो किसी तरह से एम्बिग्युइटी से फ्री हो। जैसे मान लो कि ईमेल आईडी आप देते हो तो ईमेल आईडी ऑथेंटिक ईमेल आईडी हो, अगर हम फोन नंबर इंटर करवाते हैं तो फोन नंबर भी ऑथेंटिकेट हो, अगर नेम के केसेस में कॉन्टेक्ट देते हैं उस केसेस में भी आपको देखने हैं, और जो इंफॉर्मेशन लोकेशन से रिलेटेड हो, ज्योग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड हो, वो सारी चीजें कंट्रोल। सो मीनिंग ऑफ द वर्ड मस्ट बी very focused. Synonyms means direct word, in the case of without ambiguity word should be used. Second important thing is the order of word in the queries matter, कि अगर हम जो क्वेरीज फायर कर रहे हैं उसमें वर्ड को भी, वर्ड के ऑर्डर को भी देखना बहुत जरूरी है। वर्ड के ऑर्डर मींस इन द केसेस ऑफ, देखो आप, हॉट डॉग स्टैंड इन द अम्यूजमेंट पार्क, hot dog stand in the amusement park, or hot amusement stand in the dog park. What's the difference between this sentence? कुछ अंतर है क्या इस ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन द क्वेरीज में? hot dog stand in the amusement park और hot amusement stand in the dog park. What's the difference between that? अगर हम क्वेरीज, अब क्वेरीज अगर बात करते हैं गूगल में लिख दें कि हॉट डॉग स्टैंड इन द अम्यूजमेंट पार्क, तो आपका गूगल सर्वर क्या समझेगा, और जो वो समझेगा वो आपको जवाब देगा। दूसरा अगर हम बात करते हैं हॉट अम्यूजमेंट स्टैंड इन द डॉग पार्क, तो वो क्या ढूंढेगा, डॉग पार्क को ढूंढेगा या अम्यूजमेंट पार्क को ढूंढेगा? So order of word in the queries must be focused and clear. So third important thing is that user dependency for the data. User dependency means direct feedback, indirect feedback. अगर हम बात करते हैं ऑथोरिटी ऑफ द सोर्स, मैं पहले भी एक बात कहा था आपको, कल क्लास में भी मैंने एक बात कहा था कि इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है वेब पे, वो नॉलेज पॉल्यूटेड इंफॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। जिन लोगों को
इंफॉर्मेशन जिस हिसाब से दिखता है उसी हिसाब से वो इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन पे लिख देते हैं। अब हमें ये पता करना होगा कि जो इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो इंफॉर्मेशन ऑथेंटिकेट एंड एक्यूरेट है या नहीं है। क्योंकि अगर आपने इंफॉर्मेशन दिया, क्योंकि कंपनी जो है आप पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है, आपकी सर्विसेज पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है। आप अगर गलत इंफॉर्मेशन या एम्बिग्यूटी फिल इंफॉर्मेशन दोगे तो उसी अकॉर्डिंगली डिसीजन मेकर डिसीजन बना लेंगे। और जब उन्होंने डिसीजन बना लिया और उसके बाद पता चला कि जो इंफॉर्मेशन आपने दिया वो गलत हुआ, तो कंपनी को भारी लॉस का सामना करना पड़ता है और वो लॉस का जुर्माना आपको ही देना पड़ेगा। इसलिए इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि वो डॉक्यूमेंट जो है, जिस डॉक्यूमेंट से इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो उसकी ऑथोरिटी जो है वो सही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि मैंने पिछले सेमेस्टर में आपको एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कहा था, मैंने कहा था कि हमें एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है और इस ई कॉमर्स वेबसाइट्स में हमें कुछ फंक्शनलिटी चाहिए। यूजर अपने डेटा को फीड करे, सर्च करे, ड्राइव करे और बाय परचेज करे और ट्रांजैक्शन कंप्लीट करे। ये सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के दौरान अगर हम बात करते हैं ई कॉमर्स साइट, तो ई कॉमर्स की रेफरेंस साइट जो है टॉप मोस्ट इंडिया में, जो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट जो रेफरेंस साइट है, जैसे अमेजन, अगर हम बात करते हैं फ्लिपकार्ट, इंडिया कॉन्टेक्स्ट में हम तो फ्लिपकार्ट की बात करते हैं, स्नैपडील की बात करते हैं, Myntra.com की बात करते हैं। अभी अब बात करें अभी रिसेंटली जो है आपका प्लेटफॉर्म जो यूज रन हो रहा है, आप OLX को देख लो। तो ये जो केसेस हैं इसके ऑथोरिटी इंफॉर्मेशन, लेकिन जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रिपोजिटरी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की जो रिपोजिटरी है, उससे रिलेवेंट जो इंफॉर्मेशन है दैट इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट। और कोई अनरिलायबल सोर्सेज, जो रिलायबल सोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑथोरिटी से इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट हैं, वो रिलायबल सोर्सेज ही आपके लिए ऑथोरिटी ऑफ द सोर्सेज को फॉलो करते हैं। सो IBM इज द मोस्ट लाइकली टू बी ऑथराइज्ड सोर्स देन माय सेकंड। अगर हम बात करते हैं केसेस में, सो इंटेलिजेंट वेब सर्च इज अनदर केसेस। अवॉइड करते हैं कि जब हम बात किए कि अभी तक की हमारा इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, इंफॉर्मेशन रिट्रीवेबल मैकेनिज्म क्या है इन द केस ऑफ कंटेंट माइनिंग, सो इस केस में हम वेब पे कैसे सर्च करते हैं इंफॉर्मेशन को। तो कंबाइंड इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन रिट्रीवेबल टूल्स जो है उसमें सबसे बड़ा फोकस एरिया है मीनिंग ऑफ वर्ड, order of words in the queries, user dependency for the data and authority of the source. With the unique web structures, अगर हम बात करें वेब फीचर्स की बात करें, तो retrieve hyperlink information, utilize hyperlink as an input method. So what is information extraction? Extraction means हम information को कैसे extract कर रहे हैं। So अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास एक इनपुट आता है, गिवन इनपुट, ए सोर्स ऑफ टेक्सुअल डॉक्यूमेंट, ए वेल डिफाइंड लिमिटेड क्वेरी, टेक्स्ट बेस्ड। सो फाइंड क्या हो रहा है, जवाब क्या आएगा आपका, सेंटेंस विद रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, एक्सट्रैक्ट द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड इग्नोर नॉन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिंक related information and output in the predetermined format. So these are the method. So एक एग्जांपल के तौर पे जरा आप देखें तो आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाओ स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे जो एग्जांपल है उसमें लिखा है कि Salvadoran president elected Alfred Cristina condemned the terrorist killed Attorney General Robert Garcia. Albedo accused the Friend Master National Liberation Front of the crime. Gracia Law 56 were killed bomb placed by the urban guerrillas on his vehicle exploit as a halt at the intersection in the downtown Salvador. According to the police, and Gracia's about a driver who escaped Cassandra Attorney General was the travel with the two bodyguard, one of the. ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से हम इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करें। तो इसमें देखो कि आप देखे थे, एक तो इंसिडेंट डेट है,
दूसरा इंसिडेंट टाइप है, और तीसरा है प्री पेट्रोलर इंडिविजुअल आईडी, और फोर्थ है ह्यूमन टारगेट नेम। तो ये 4 स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन रिट्राइव हम किए पूरे सेंटेंस में, जिसके बेस पे अगर हम देखें तो हमारा क्वेरी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जो है, क्वेरी अगर हम बात करते हैं जॉब से रिलेटेड, आप लोग भी क्वेरीज करते हो रिलेटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड, आपके रिजल्ट से रिलेटेड, एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो ये जो क्वेरीज हैं, उस क्वेरीज को आप सिस्टम पे डालते हो। अगर सिस्टम पे इंफॉर्मेशन है तो ठीक है, नहीं तो आप जो है उस सिस्टम से रिलेटेड जो बंदे हैं, जो अथॉरिटीज हैं, जो उस सिस्टम में जुड़ रहे हैं और सिस्टम के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं, वो आपको रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो इन दिस केसेस अगर क्वेरीज बात करते हैं, क्वेरीज 1 हम बात कर रहे हैं एडमिशन, क्वेरीज 2 बात कर रहे हैं एग्जामिनेशन, क्वेरीज 3 बात कर रहे हैं हम रिजल्ट डिक्लेरेशन, क्वेरीज 4 बात कर रहे हैं हम जो है हमारे पर्सनल क्वेरीज रिलेटेड, क्वेरी 5 बात कर रहे हैं जॉब रिलेटेड, प्लेसमेंट रिलेटेड। तो ये जो क्वेरीज है एक्सट्रैक्ट सिस्टम पे जाते हैं, और जो उससे रिलेवेंट जो डॉक्यूमेंट सोर्स अवेलेबल हैं, उस सोर्स के अकॉर्डिंगली क्वेरी रिजल्ट काउंट होता है और रैंकेड डॉक्यूमेंट क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करें, आप ये कहना चाहते हो कि एमसीए की कैसे, एमसीए करने के बाद हमारे पास क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, हमारे कॉलेज में कितने लोग ने प्लेसमेंट किए हैं और उस प्लेसमेंट का क्या रिकॉर्ड है। तो उसके लिए आपके क्वेरीज को एक्सट्रैक्ट सिस्टम में जाना होगा, जो हमारे प्लेसमेंट सेल हैं वहां पे एग्जैक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे, और वो इंफॉर्मेशन के बेस पे आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हमारे पास जो है कब कब और किस किस लेवल पे और किस रेशियो में प्लेसमेंट हुए हैं। तो ये इंफॉर्मेशन एक जनरल स्ट्रक्चर एग्जांपल के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है इंफॉर्मेशन को हमें कॉमन भी करने पड़ते हैं, कंजुगेट भी करने पड़ते हैं। सो इन दिस कॉन्सेप्ट जब हम कंजुगेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द क्लस्टरिंग, so given a source of textual document similarly measure how many words are common in this document. Similarity must be there, हमें ये देखना है, क्योंकि पहले भी हम बात करते हैं, आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पढ़ा था कि हमें डेटाबेस में किसी भी तरह का एनोमोलॉजी नहीं चाहिए, किसी तरह की एनोमली नहीं चाहिए, डुप्लीकेसी नहीं चाहिए, रिडंडेंसी नहीं चाहिए। अगर डेटा में डुप्लीकेसी होती है तो आगे चल के वो हमारे लिए समस्या का कारण बनता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारे इंडेक्स क्वेरीज में भी इफेक्ट करेगा, हमारे रिस्पांस टाइम में भी इफेक्ट करेगा, हमारा जो है सर्वर स्लो भी कर देगा, ये सारी चीजें सामने आती है। तो सिमिलरिटी मस्ट बी मेजर्ड थ्रू द क्लस्टरिंग सिस्टम, और दैट विद लिंक मस्ट बी थ्रू द डॉक्यूमेंट सोर्स। अब इस चीज को हम बात करते हैं गिवन के केसेस में सोर्स ऑफ टेक्सुअल डॉक्यूमेंट सिमिलरली मेजर्ड, और फाइंड हम बात कर रहे हैं सेवरल क्लस्टर ऑफ डॉक्यूमेंट दैट आर रिलेवेंट टू ईच अदर, जिसमें वेरियस डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल हैं। तो कभी कभी क्या है वेरियस डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं, मतलब अगर आपके क्लास में 60 स्टूडेंट हैं तो 10 स्टूडेंट का क्वेश्चन एक ही आ रहा है, 20 क्वेश्चन एक ही आ रहा है, 10 का क्वेश्चन एक ही आ रहा है, तो सारे क्वेश्चन को हम लोग एक कंबाइंड फॉर्म में रखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली उसको क्लस्टर बनाते हैं और उसके बाद उस डेटा को रिस्पॉन्ड में देते हैं। सेम केसेस हमारे गूगल और वर्ल्ड वाइड वेब पे ही होते हैं, वेब पे भी होते हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट में हम इंफॉर्मेशन को टाइप कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं टेक्स्ट क्लासिफिकेशन डेफिनेशंस की, तो गिवन a collection of labeled record that we call the training set. Each record contains a set of features that is known as the attributes, the true class that is known as the label. Find के cases में model for the class as a function of the value, the features, and goals is that previously unseen records should be assigned a class accuracy as possible. So a test set is used to determine the accuracy of the model. Usually the given data set is divided into training and test set, while training set used to build the model and test set used to validate it. So in this context एक एग्जांपल के तौर पे मैंने इस केसेस को दिखाया है कि कैसे हम जो है इंफॉर्मेशन और टेक्स्ट को लिंक करते हैं थ्रू द ट्रेनिंग सेट और लेस क्वालिफायर और केस मॉडल्स में।
तो इस चीज को अगर हम थोड़ा सा फेसेस करें तो कुछ क्वेश्चंस का जवाब हमें नहीं मिलते हैं, जिसको हम फाइंड आउट करने के लिए हम फ्रीक्वेंट सीक्वेंस को ट्रेस करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं. फाइंड ऑल फ्रीक्वेंट मैक्सिमम sequence of the word that is known as the phrase from the collection of document. Frequent means frequency threaded is a given. A phrase has to occur at least 15 document. In this context, अगर हम बात करें, so maximal a phrase is not included in another longer frequent phrases. Other word are allowed between the word of the sequence in the text. अगर हम बात करते हैं दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, जो frequency of the sequence cannot be decided locally. All the instant in the collection has to be count. Already a document length is 20 content over million sequence. A small function of sequence method. अगर हम इसके बेसिक आइडिया की बात करें तो collect all fair from the document, count them and select frequent one. Willed sequence of the length p plus 1 from the frequent sequence of the length p. Select sequence and frequent sequence select maximum cases में. अगर हम इस context को देखें, content mining को, so there are many scientific statistical text mining methods is available there. You may also use the text mining and precision important text mining का सब ये reference book को आप देखोगे. So in this context मैंने कहा कि हमारा जो वेब है उससे हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ टेक्स्ट माइनिंग और कंटेंट माइनिंग, जिससे हमारा वेबसाइट से जो इंफॉर्मेशन हम रिट्राइव कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट हो, ऑथेंटिकेटेड हो. सो इन द केसेस ऑफ सेकंड पार्ट इज दैट वेब स्ट्रक्चर माइनिंग. वेब स्ट्रक्चर माइनिंग की बात अगर करें तो ड्यूरिंग 1970 researcher proposed method of using citation among general article to evaluate the qualified research paper. Qualified research paper. Customer behavior evaluate a quality of products based on the function of the other customer instead of product description or advertisement. Unlike general citation, the web link has some unique feature. Not every hyperlink represents the endorsement we seek. On authority page will seldom have the web point and complete authority related with Coca-Cola linked with the Pepsi. Authority page and seldom description like the Yahoo may not contain these cases. अगर हम वेब की एवोल्यूशन की बात करें तो वेब पेज एवोल्यूशन की बात है, हम बात कर रहे हैं केसेस में. तो there are two approach. One is the page rank for the discovery of most important page on the web. अगर हम गूगल के केसेस में बात कर रहे हैं, there are two approach web search के cases में. Discovering the approach, discover the most important page on the web as used by the Google or helps an authority. A more detailed evaluation of the importance of the web. Basic definition of importance is that a page is important if important page linked to it. मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी पेज तब तक इम्पोर्टेंट नहीं है जब तक वो पेज दूसरे पेज से लिंक नहीं है और इम्पोर्टेंट पेज पे लिंक है. जैसे मान लो क्लिक ऑन रिजल्ट डिक्लेयर्ड 2020 और जब आप क्लिक करते हो तो रिजल्ट डिक्लेयर्ड नहीं है तो आपको लिखता है रिजल्ट नॉट डिक्लेयर. इसका मतलब यह है कि वो जो पेज है वो इम्पोर्टेंट नहीं है until and unless वो लिंक नहीं है किसी दूसरे से. प्रेजेंटेशन एंड सक्सेशन ऑफ द वेब पेज की अगर हम बात करें तो हमारा क्लस्टरिंग केसेस में जो डेटाबेस है वो लिंक होता है एक दूसरे से. कहां से इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव होता है और उसके अकॉर्डिंगली लिंक की बात है. पेज रैंक कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करते हैं, सिंपल सॉल्यूशन, क्रिएट ए stochastic matrix of the web. Each page I correspond to row I and column I of the matrix. If page J has a n succession link, succession n means link of the page, then ijth cell of the matrix is equal to 1n. Page I is the one of these n successor of the page J or 0 otherwise. In this context अगर हम बात करते हैं पेज रैंक की दूसरे केसेस में, तो intuition behind the matrix, initially each page has a one unit of importance. At each round, each page share importance it has among successor and receive new importance from its predecessors.
The importance of each page reach a limit after the some step. The importance is also the probability that a babe suffer. Starting at the random page and following random link from the each page will be at the page in the question rise. इस चीज को आप अगर देखें तो assume that web page contains only 3 पेज A, B और C. तो लिंक कैसे दिए, मतलब 3 पेज, किसी वेबसाइट में केवल 3 पेज हैं तो कैसे लिंक हो सकते हैं, इसके बारे में ये पेज रैंक की बात कर रहे हैं. एग्जांपल एक जैसे इसमें let ABC is the 3 पेज. ओके, और द वेक्टर इंपॉर्टेंट ऑफ दिस केसेस में अगर अपन बात करें तो आप देखोगे कि आपके पास इंफॉर्मेशन इसी कॉन्टेक्स्ट में है और ये आपका 1 बाय ए, 1 बाय बी, 1 बाय सी, इस तरह के लिंक आपके पास हो रहे हैं. अगर इस कॉन्टेक्स्ट को, पेज रैंक को फिर से देखो तो आपको ये दिख रहे हैं कि किस तरह से हम पेज रैंक को फ्रेट करते हैं. The equation describing the assumptive value of these three variable A, B, C equal to, अगर इस मैट्रिक्स की बात करें percent Cartesian products 1 by 2, 1 by 2, 0, 1, 2 है. We can solve the equation like this one by starting with the assumption A equal to B equal to C equal to 1 and applying the matrix to the current estimate of this value repeatedly. The first 4 iteration give the following estimate. आप देखो तो आउटपुट आपके पास ठीक भी सामने आते हैं इस केसेस. प्रॉब्लम विद द रियल वेव ग्राफ्स इज दैट इन द लिमिट द सॉल्यूशंस is A equal to B, B equal to 6 by 5 or C equal to 3 by 5. That is A and B each have the same importance and 2 is of the C. Problem the graphs is that dead end. इस चीज को अगर आप थोड़ा सा देखो तो ये ग्राफ को अगर आप देखते हो तो आपको ये लगता है कि हमारा जो ये जो ग्राफ है इसको डेड एंड के केसेस में कॉन्टेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो ये रिंग है dead end, a page that has no successor has nowhere to send its importance. Spider trap, a group of one or more pages that have no link out. अगर हम पेज रैंक के केसेस में assume now that the structure of the web page has a change, a new matrix describe transaction is that the first four steps of the iterative solution are there. A equal to 1, 1, 3 by 4, 5 by 8, 1 by 2, B equal to 1, 1 by 2, 1 by 2, 5, 3 by 8, or 5 by 16. C case in the cases 1 by 2, 1 by 4, 1 by 4, and 3 by 6. Each of the A and B or C become 0. Rank example की बात अगर करें पेज रैंक की, assume now one more that structure of the wave has a change, the new matrix is kind transition like that. तो फर्स्ट स्टेप जाए मीन्स कहने का मतलब जो पेज रैंक हम लोग ऐसे डिजाइन करते हैं, ये एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं तो इस फॉर्मूलेस को यूज करके हम पेज रैंक को डिजाइन कर सकते हैं और उस एल्गोरिथम को हम अप्लाई कर सकते हैं अपने वेबसाइट्स के पेज रैंकिंग सिस्टम को डिजाइन करने में. अब अगर हम गूगल सॉल्यूशन की बात करें, गूगल कहता है कि इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग मैट्रिक्स डायरेक्टली tag each page some fraction of its current importance and distribute the tax importance equally among all pages. Example, if we use 20% of tax, the equation of the previous example becomes A equal to 0.8 multiply half multiply A plus half multiply B plus 0 multiply C. B equal to 0.8 like that is in the cases C equal to this. The solution of this equation is 7 by 11, B equal to 5 by 11 and C equal to 21 by 11. अब Google anti-spam solution की बात करते हैं. Spamming is the attempt by the many websites to appear to be about a subject that will attract suffer without revealing about the subject. Solution: Google try to match word in your query to the words on the web page. Unlike other search engines, Google tend to believe that what others say about you in their anchor text, making it harder for you to appear to be about something you are not. The use of PageRank to measure importance also protect against spammer. The native measures number of links into pages can easily be fooled by the spammer who create 1,000 pages that will link to the another. So PageRank recognizes that none of the page have the real importance.
इस चीज को अगर हम कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पेज रैंक कैसे लिंक होता है, आप इस ग्राफ को देखें तो आपको दिख रहा है कि पेज एक दूसरे से कैसे लिंक होते हैं और किस तरह से हम इसका इंडेक्सिंग करते हैं। अगर हम एल्गोरिथम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो HITS एल्गोरिथम इज ऑलरेडी अवेलेबल, डिस्प्लेशन वेब मिल जाएगा। इसने जॉन एफ कैल्नबर्ग ने किया था, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपरलिंक इंड्यूस टॉपिक सर्च एल्गोरिथम। इस केसेस को अगर हम बात करें की डेफिनेशन, that is one is the authorities relevant page of the highest quality on the board topic, and second is the hubs page that link to the collection of authority page on the board topic. So hub authority is that ये जो जितने सारे डॉट आपको दिख रहे हैं, जितने सारे डॉट्स आपको दिख रहे हैं हब्स और ऑथोरिटी केसेस में, और जो लिंक है वो ऑथोरिटी रिलेशन आपको दिख रहे हैं। हाइपरलिंक इंड्यूस टॉपिक सर्च एल्गोरिथम की बात करें तो टू फेजेस को कवर करता है। यूज द क्वेरी टर्म्स टू कलेक्ट ए स्टार्टिंग सेट ऑफ पेज from the index based search engine root set of the page, and the root set is expanded into basic set by including all the pages that the root set page link to, and all the pages that link to a page in the root set up to design size cutoff such as 2000 to 5000 pages. A weight propagation phase is initiated. This is an iterative process that determines numerical estimate of the hub and authority wages. अब अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट की बात करें थोड़ा सा मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक मैट्रिक्स देते हैं, शायद आप लोगों को मैट्रिक्स के बारे में पता हो। अगर एक मैट्रिक्स लेते हैं जिसका रो एंड कॉलम कॉरस्पॉन्ड टू वेब पेज विद द एंट्री ए आई और जे इक्वल टू 1, इफ पेज आई लिंक टू पेज जे एंड 0 इज नॉट, ओके, let A and H be the vector with ith component correspond to the degree of the authority and the hubiness of the ith phase, then H equal to A and A. That is, the hubiness of the each page is the sum of the authority of the all page is linked to. A equal to AT at the S, that is the authority of each page, the sum of the hubiness of the all page that link to it ATS correspond matrix. A equal to AT multiply A, H equal to A multiply AT and HS like that. So in this context, that is a matrix जो आप स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि उस मैट्रिक्स में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और इस मैट्रिक्स का जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल करने के बाद इस प्रेजेंट व्यू के जो इंफॉर्मेशन आ रहे हैं कि A is that 1 0 1 1 1 0, this case में true and false value. AT is also AAT equal to this AT1 like that, तो वैल्यू आपका प्रोपगेशन उसी हिसाब से। हब एंड ऑथोरिटी का एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें, if we assume the vectors H A B C and A equal to AA, AB and AC are each initially 1 1 1, the first three iterations of the equation for A and H are the following: AA 1 5 24 1 1 5, AB 1 5 24 1 1 5, AC 1 4 18 84, HA 1 6 28 132, HB 1 2 8 36, SC 1 4 20 96। अगर हम साइबर कम्युनिटी की बात करें ऑन द वेब सर्च, तो बेस्ड ऑन द लिंक स्ट्रक्चर, तो हमें साइबर कम्युनिटी के डेफिनेशन को भी समझना पड़ेगा। तो एक कम्युनिटी ऑन द वेब इज अ ग्रुप ऑफ वेब पेज शेयरिंग ए कॉमन इंटरेस्ट। कम्युनिटी साइबर केसेस में आप देखोगे कि जो साइबर कम्युनिटी के केसेस में पेजेस का लिंक है एक दूसरे से और कॉमन इंटरेस्ट को शेयर करता है। अगर हम बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2005 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008, तो ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है वो एक कॉमन फॉर्मूला है, जो कॉमन रेगुलेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाली है। तो a community of the web page is a group of web pages sharing the common interest. A group of web pages talk about the POP music. A group of page interest in the data mining. So cases में difference का main property is that
कि अगर हम बात करते हैं पेज इन द सेम कम्युनिटी could should be similar to the each other in the content. Page in the one community should differ from the other community and similar to the clusters. Recursive web community की बात अगर करें तो एक community consists of numbers community of the members that have more links within the community than outside of the community. Community identification is NP complete task. अब बच्चे आ रहे हैं. Two types, different type of community are there. अगर हम बात करते हैं explicitly defined community, they are well known on each of the resource listed by Yahoo: arts, music, painting, class, and pop. Implicitly defined community, they are a community. They are community unexpected to involve to the most user. The group of web page interested in the particular single. So a similarity of web is contact. Discovering a web community is similar to the clustering. For clustering, we must define similarity of two node. Method 1, for page and page B. For page and page B, A is related to B if there is a hyperlink from A to B or from B to A. Not so good. Consider the home page of IBM and Microsoft. कहने का मतलब ये है कि अगर हम वेबसाइट्स की बात करें और हम जो है IBM की कंपनी और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी दोनों को लिंक करके वेब से लिंक करते हैं, ये सही नहीं है. कहने का मतलब ये है कि हमें देखने होंगे कि उसी सिमिलरिटी इंफॉर्मेशन की बात करते हैं. अगर हम डेटाबेस की बात करते हैं तो डेटाबेस से लिंक होना चाहिए. अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सिक्योरिटी पेज से लिंक होनी चाहिए. लाइक दैट. Similarity of web page method 2 की बात करते हैं, bibliometrics की बात करते हैं, co-citation are there. The similarity of A and B is measured by the number of page cited both A and B. Page A and page B, the normalized degree of overlays in one link. Biblioid coupling is that the similarity of the A and B is measured by number of page cited by both A and B. Page A, page B, normalized degree of the overlay governed links. Like that. So in this simple cases अगर हम बात करें कोई citation and coupling are there, तो यहाँ पे जो डायग्राम आप देख रहे हो कि पेज A और पेज B is a link better not to account self citation and page indication page B and C number of page for similarity decision should be big enough. अब in these cases अगर हम clustering की बात करें, the method from R Kumar, P Raghavan, S. Thompson, IBM Research Center, they call them method community CT. Implement the graphs of billion pages. उसने देखा और उसके बाद एक आइडिया बनाया कि हम कैसे इस चीज को देखें. तो उस ग्राफ के केसेस में आपको शायद पता हो कि हम लोगों जो बाइनरी ग्राफ बनाए थे, तो बाय पैरेट ग्राफ हमने डेटा स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ देखा. नोड आर पार्सनिंग इनटू टू सेट F and C. Every direct edge in the graph is directed from the node is F to a node in C. Basic idea definition of Pareto course: a complete biparated subgraph with at least I node from the F and at least J from the C. I and J are tumbled parameter or J biparate cones. Every community have a such a core and with a certain I and J. So basic idea with the biparate core is the identity of the community. To extract all the community is to emulate all the bifurcated core of the waves. In this context अगर हम देखें तो wave community so this is the wave community. ये डायग्राफ आपको दिख रहा है क्या है सभी को? ये डायग्राम जो वेव कम्युनिटी दिख रहा है, ये कुछ दिख रहा है क्या आप लोगों को? हाँ सर दिख रहा है. ये डायग्राम क्या बता रहा है, कुछ पता चल रहा है क्या आपको? कैसा फील हो रहा है ये डायग्राम देखने के बाद? क्या है ये? वास्तव में जो कॉन्टिनेंट केसेस में इंफॉर्मेशन की रिट्राइव हम कर रहे हैं और कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं पूरे वर्ल्ड के जो मैप और सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, और उससे आप इंफॉर्मेशन रिट्राइव कर रहे हो. अगर हम बात करते हैं कि ये जो नीचे वाला जो डायग्राम है वो इंडिया का है सपोज,
तो इंडिया कैसे इंफॉर्मेशन यूएसए की डिस्क्राइब कर रही है, इसका एक स्ट्रक्चर वेब कम्युनिटी की बात कर रही है। ये इस कॉन्टेक्स्ट की बात हम लोग कर रहे हैं। अगर हम इस चीज को देखें, अगर थोड़ा सा देखें, तो वेब सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन.com एक वेबसाइट है जिसको आप लोग को विजिट करना चाहिए और देखना चाहिए कि वेब कैसे काम करती है। सो आज जो हम बात कर रहे हैं, अभी जो मैं 3 केसेस की बात कर रहा था, पहला ये है कि कंटेंट माइनिंग क्या होता है और दूसरा स्ट्रक्चर माइनिंग क्या होता है। ये 2 क्वेश्चंस है। तो कंटेंट माइनिंग एंड स्ट्रक्चर माइनिंग 2 चीज मैंने आपसे पूछा और 2 चीज के बारे में डिस्कस किया। यूजेज माइनिंग की डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहला जो है हमारा कंटेंट माइनिंग था, जो मैंने कल भी बताया और आज भी डिस्कस किया, और दूसरा हमारा जो है हमारा जो स्ट्रक्चर माइनिंग है। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूं कि व्हाट्स आर द डिफरेंस बिटवीन कंटेंट माइनिंग एंड स्ट्रक्चर माइनिंग। कुछ कुछ समझ में आया क्या? कंटेंट माइनिंग आखिर है क्या स्टूडेंट? ये कंटेंट माइनिंग है क्या? कोई जवाब नहीं। आखिर क्यों कंटेंट माइनिंग कर क्यों रहे हैं हम लोग? और कंटेंट माइनिंग से कुछ फायदा भी है या नहीं है? कुछ क्वेश्चंस है आपके लगता है मैसेज पे गया चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में for the term says so please first one I can understand that the cases of hot dog search करेगा. Okay, that's good. So in the cases of acclassing is that is a definition of first point. Yes, ये cases में हमारा जो क्वेश्चंस है कि कंटेंट जो हम माइनिंग कर रहे हैं और स्ट्रक्चर माइनिंग, 2 चीज का डिस्कशन हमने किया। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? कंटेंट माइनिंग और स्ट्रक्चर माइनिंग, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप चाहो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो। लिख सकते हो कंटेंट माइनिंग में। डिफरेंस क्या है? What information on the internet where structure mining retrieve a link between the different pages. Okay, that's good. So in this cases जो information आपने दिया है, वो information cases में मैं सिर्फ एक ही बात आप लोग से कह रहा हूं कि सुबोध कॉलेज की वेबसाइट पे जो भी इंफॉर्मेशन है कंटेंट के केसेस में और स्ट्रक्चर के केसेस में, उसके लिए एक रिपोर्ट आप लोग बनाइए और हमें बताइए कि ये सारे जो रिपोर्ट्स हैं उसमें फाइंड आउट कीजिए कि स्ट्रक्चर रेफरेंस के केसेस में हमें ये बताइए कि उसमें क्या और चेंजेस हो सकते हैं। एज ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप हमारे कॉलेज की जो वेबसाइट्स हैं, subodhpgcollege.com जो वेबसाइट है, उसकी वेबसाइट्स का कंटेंट माइनिंग, ये जो वेबसाइट है इसके कंटेंट माइनिंग और स्ट्रक्चर माइनिंग और यूजेज माइनिंग एज ए एग्जांपल काम करें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यूजेज माइनिंग के बारे में भी बात करूंगा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ये जो कॉन्टेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसका जो है प्रैक्टिकल एक्सपोजर कहाँ है और इसको कैसे हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, इस चीज के लिए हम बात करना चाह रहे हैं। तो मैं आप लोग से ये आपको एज ए असाइनमेंट आपको दे रहा हूं कि सुबोध कॉलेज, सुबोध कॉलेज की वेबसाइट को थोड़ा सा सर्च करें और नेक्स्ट क्लास में हमें बताएं कि इसमें ये कंटेंट है और इस कंटेंट में इस तरह की चेंजेस होने की संभावनाएं हैं और ये स्ट्रक्चर इस है, अवेलेबल स्ट्रक्चर है
और इस स्ट्रक्चर को हम जो है इस तरह से अगर बनाते हैं तो हमारा वेबसाइट ज्यादा यूजफुल और रिलायबल और ऑथेंटिकेट हो सकता है। ठीक है, ठीक है, हाँ यस सर। तो करोगे? ओके सुबोध पीजी कॉलेज की वेबसाइट को स्टडी करोगे? करेंगे सर करेंगे। करके मेरे को बताओगे स्ट्रक्चर? काम जी सर ज्यादा बड़ा है। करेंगे सर। अगर काम कर लेते हो तो ये काम आपको, यही काम आपको कंपनी में भी समझ में आएगी और कंपनी वाले भी करवाएंगे। वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा वेबसाइट है वो वेबसाइट पे जो कंटेंट है वो कंटेंट यूजर को इंपैक्ट कर रहा है कि नहीं। बहुत सारे लोग इंफॉर्मेशन तो डाल देते हैं लेकिन इंफॉर्मेशन को पब्लिक को कोई इंपॉर्टेंट नहीं दिखती, और जिसके कारण पब्लिक विजिटर जो है आपकी वेबसाइट पे आते ही नहीं है। और जब आपकी वेबसाइट पे विजिटर आएंगे ही नहीं तो फिर आपकी वेबसाइट बनाने का क्या फायदा? हा? और अगर कंटेंट कुछ गलत छप गई या लिंक गलत हो गया तो वो भी एक समस्या का कारण है, क्योंकि बहुत सारे कंप्लायंसेस को भी झेलने पड़ते हैं हम लोगों को। क्योंकि हमारी जो है बहुत सारी वेबसाइट जो है ऑलरेडी हम लोगों ने बनाया है, जिस वेबसाइट में इस तरह की प्रॉब्लम को हम लोगों ने फेस किया, और मैं यही चाहता हूं कि आप लोग जो है एज ए प्रोजेक्ट भी इस चीज को इंप्लीमेंट करो। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे यूजेज माइनिंग की, जो वेब यूजेज माइनिंग है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग थोड़ा सा एक वीक के समय के दौरान आप स्टडी करो, और स्टडी करके मेरे को बताओ कि सुबोध पीजी कॉलेज की वेबसाइट जो है उसमें कंटेंट ये है और इसमें ये चेंजेस हो सकते हैं और हमारे जो स्ट्रक्चर हैं उसमें इससे चेंज करने से हमारा वेबसाइट की यूजेबिलिटी बढ़ जाएगी। ओके, तो थैंक फॉर द टुडे। और आज का लेक्चर मैं खत्म कर रहा हूं। इससे पहले मैं आप लोग को एक असाइनमेंट दे रहा हूं कि सुबोध पीजी कॉलेज की वेबसाइट को स्टडी कीजिए और हमें कंटेंट माइनिंग और स्ट्रक्चर माइनिंग के बारे में बताइए कि वो जो वेबसाइट्स हैं उसको कैसे हम लोग और अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। तो नेक्स्ट फ्राइडे को हम फिर मिलेंगे और फिर बात करेंगे। अगर इसके बाद भी कोई क्वेरीज होगी तो आप मेरे से बात कर सकते हो। ठीक है? ठीक है सर। ओके, थैंक यू। थैंक मैं